मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास थी, फिर भी वो जिन औरतों को बच्चे नहीं होते थे उनका इलाज करती थी और इसके लिए उसने टेरेस पर क्लिनिक खोल रखा था। और वो जिस भी 5 औरतों का इलाज करती वे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती। मैं नीचे काउंटर पर काम करता। उसने मुझे कड़क शब्दों में कहा था कि तुम ऊपर बिल्कुल नहीं आओगे क्योंकि ऊपर औरतों का इलाज होता है। और उसकी ये बात मैंने मान भी ली क्योंकि इससे हमें बहुत पैसा मिलता था। पर मुझे हैरानी इस बात की होती कि टेरेस पर सिर्फ वे औरतें ही जा सकती थी जिन्होंने बुर्का पहना हुआ होता था। मुझे मेरी पत्नी पर शक होने लगा और एक दिन मैं बुर्का पहनकर ऊपर टेरेस पर चला गया और सामने जो देखा तो मैं सन्न रह गया क्योंकि मेरा नाम सुनील है। हमारी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए हमारा गुजर बसर बड़े मुश्किलों से होता। मैं पढ़ा लिखा था पर मेरे पास नौकरी नहीं थी और मेरी पत्नी सिर्फ 10वीं पास। पर क्या पता और कैसे मेरी पत्नी ने एक अकल लड़ाई और टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू किया जहां वो उन औरतों का इलाज करती जिन्हें बच्चे नहीं थे। साल भर तक तो कोई ज़्यादा नहीं आता था। उस एक साल में उसके पास बस 2 ही औरतें आई थीं। पर हैरान करने वाली बात ये थी कि वो दोनों ही प्रेग्नेंट हो गई। धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी। मेरी पत्नी ऊपर उन औरतों का इलाज करती और मैं नीचे काउंटर संभालता। एक दिन एक पति पत्नी सुबह सुबह क्लिनिक पहुंचे। मैंने उस औरत को ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। आधे घंटे से ऊपर हो गया था उसकी पत्नी को ऊपर गए हुए, इसलिए वो ऊपर जाने की जिद करने लगा। मैंने उससे कहा कि ऊपर और भी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे भी ऊपर नहीं जाने देती। ये सुनकर वो चुप बैठ गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें बुर्का पहनी हुई ऊपर टेरेस पर चली गई। करीब 2 घंटे बाद उस व्यक्ति की औरत नीचे आई। मैंने गौर से देखा तो उसके हाथों में कोई दवाई नहीं थी, पर चेहरे पर खुशी जरूर थी। दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों औरतें भी नीचे आईं और चली गई और उन्हीं के पीछे पीछे मेरी पत्नी संगीता भी नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे पर का मास्क हटाया और जो हैंड ग्लव्स थे वे डस्टबिन में डाल दिए। उसे देखा तो वो भी हल्की सी मुस्कुराई। तभी मैंने पूछा कि संगीता, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर कैसे इन औरतों का इलाज करती हो? उस पर उसने कहा कि मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि मैंने ऐसी स्त्रियों की गृहस्थी टूटने से बचाई है। ये सुनकर मैं शांत हो गया। पता नहीं वो मुझसे क्या छुपा रही थी, पर आखिर में मैं उसका पति हूँ। कम से कम उसने मुझे तो बताना चाहिए था ना। शुरुआत में मैं उसके काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, पर धीरे धीरे उसका नाम सब जगह हो गया। शुरू में तो वो बस 1 या 2 स्त्रियों का ही इलाज करती, पर अब दिन में करीब 20 से 25 स्त्रियों का वो इलाज करती। अकेली को ये संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए नीचे काउंटर शुरू करके मैं उनके ब्लड सैंपल लेता। उनके ट्रीटमेंट में करीब 3 से 4 घंटे लगते। मैं हर बार उससे पूछता कि आखिर तुम किस तरह से इलाज करती हो, और वो हर बार हंस के टाल देती। मैं कभी कभी सोचता कि उस क्लिनिक में पेशेंट होने पर मुझे जाना मना है, पर पेशेंट न होने पर भी मेरे लिए सख्त मनाही थी। मैं अपनी पत्नी से ज़्यादा सवाल नहीं कर सकता था क्योंकि मैं काफ़ी सालों से बेरोज़गार था।
और उसकी कमाई से घर चलता था। पहले तो 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था, उस पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी वो अलग। मैं बेरोजगार था, इसलिए वो मुझे बार बार ताने मारती। कई बार तो मुझसे लड़कर मायके चली जाती और फिर उसने खुद कुछ करने की सोची। एक दिन वो मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि सुनील, मुझे टेरेस पर एक क्लिनिक शुरू करना है। तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम क्लिनिक कैसे शुरू कर सकती हो? वो बोली, तुम चिंता मत करो, जिनके पति बेरोजगार होते हैं उनकी पत्नियां कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेती है। मैं मुंह टेढ़ा करके वहां से चला गया। आखिर में उसने टेरेस पर कमरे का क्लिनिक कर ही लिया। उसने कहा कि मैं जिन औरतों को बच्चे नहीं होते उनका इलाज करूंगी। शुरू शुरू में मैंने उसका बहुत मजाक उड़ाया, पर वो अपने इरादों की पक्की निकली। मैं पहले यही जानने में लगा रहता कि आखिर वो ये सब कैसे करती है, पर बाद में यही सोचा कि अगर वो ये सब कर भी रही है तो अपने ही घर के लिए। मेरे माता पिता को गए काफ़ी समय बीत गया था। मेरी छोटी बहन प्रिया की शादी को 10 साल हो गए थे, पर अभी तक कोई बच्चा नहीं था, जिसके कारण उसका पति उसे बहुत परेशान करता और दूसरी शादी करने की धमकी देता। मैंने अपनी बहन के बारे में संगीता से भी बात की, पर उसने अनसुना कर दिया। खैर, इसके पीछे कारण भी था। शादी से पहले प्रिया ने अपनी भाभी का बहुत तिरस्कार किया, उसे नंद के रिश्ते के नाम पर बहुत परेशान किया। मैं भी कई बार अपनी बहन की बातों में आ जाता था और संगीता पर हाथ उठा देता, पर यह सब संगीता को अच्छी तरह से याद था और शायद इसीलिए वो प्रिया का इलाज करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। संगीता का क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा था। हमारे पास काफ़ी पैसा आ गया था, पर कभी कभी मैं रात भर यही सोचता रहता कि आखिर संगीता कैसा इलाज करती है और मुझे नींद तक नहीं आती। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। मैंने उसे नीचे सोफे पर बैठने के लिए कहा और उसकी पत्नी को ऊपर भेज दिया। थोड़ी देर बाद वही 2 औरतें बुर्खा पहने हुए आईं और मैंने उन्हें ऊपर जाने दिया। पता नहीं इन 2 औरतों को क्या परेशानी थी जो संगीता दूर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वे दोनों रोज क्लिनिक आती थी। 3-4 घंटे बाद वो औरत नीचे आई और उसी के पीछे पीछे वो 2 औरतें भी आ गई। वो औरत जल्दी से वहाँ से निकलने की तैयारी में थी। तभी मेरी नज़र उन दोनों में से एक के पैरों पर पड़ी। मुझे थोड़ा शक हुआ क्योंकि उसने आदमी की चप्पल पहन रखी थी। मैंने उससे कहा, आप दोनों कई दिनों से यहाँ आ रही हो, आपकी जो कोई दिक्कत है वो दूर हुई या नहीं? तभी उनमें से एक औरत बोली, हम यहाँ औरतों का इलाज करने आते हैं। अब मेरी समझ आया कि उन औरतों का इलाज ये दोनों करती हैं और नाम संगीता का होता है, पर मुझे क्या लेना देना था। उतने में मेरी बहन प्रिया का फ़ोन आता है और रोते रोते कहती है, भैया कुछ भी करो पर भाभी को समझाओ कि वो मेरा इलाज करे, नहीं तो मेरे पति मुझे तलाक दे देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने के बाद फ़ोन रख दिया और सभी औरतें जाने के बाद ऊपर टेरेस पर चला गया। मैंने जैसे ही क्लिनिक का दरवाज़ा खोला और अंदर गया, संगीता जोर से चिल्लाई और मुझे बाहर धकेल दिया। मुझे थोड़ा अजीब लगा और गुस्सा भी आया। फिर भी इन बातों को अनदेखा कर मैंने प्रिया के बारे में उससे बात की। तब वो बोली कि मैं तुम्हारी बहन का इलाज नहीं कर सकती, उससे कहो कि वो किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज कराए। पर आखिर बात क्या है, क्यों तुम ऐसा कर रही हो? वो बिना कुछ बोले हंसकर वहाँ से चली गई। इसी बात को लेकर कई दिनों तक हम दोनों में बातचीत बंद थी, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वो पैसे कमाने
जो लगी थी। उसकी नज़र में मेरी कोई कीमत नहीं थी। कुछ दिनों बाद प्रिया रोते रोते घर आई और कहने लगी कि भैया कुछ भी करो पर भाभी से कहो ना मेरा इलाज करने के लिए। आज मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया और बहुत जल्द वो मुझे तलाक देने वाले हैं। ये सब संगीता सुन रही थी पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। मैंने संगीता के सामने हाथ जोड़े और कहा, प्रिया ने शादी से पहले तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, पर उसका इलाज कर दो वरना उसका पति उसे तलाक दे देगा। हाँ तो कोई बात नहीं, हम प्रिया की दूसरी शादी करवा देंगे, पर मैं उनका इलाज नहीं कर सकती। मैं हैरानी से उसकी तरफ देखे जा रहा था। क्यों तुम उसका इलाज नहीं कर सकती? ये मेरा ना इलाज है। मैं अपने घर की औरतों का इलाज नहीं कर सकती। और वो ऊपर क्लिनिक में चली गई। कुछ दिनों बाद प्रिया का तलाक हुआ और वो हमारे पास आ गई। मुझे संगीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे ये भी पता करना था कि उसने प्रिया का इलाज क्यों नहीं किया। अब तो प्रिया संगीता का और ही ज़्यादा तिरस्कार करने लगी। भैया क्यों भाभी ने मेरा इलाज नहीं किया? और वो उस पर नज़र भी रखती। मैंने कहा, ये मेरी भी समझ नहीं आ रहा है, पर मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। नहीं भैया, कोई तो बात है। उन्होंने मेरा इलाज नहीं किया, मतलब दाल में कुछ काला है। वो लोगों का इलाज नहीं कर रही, बल्कि तुम्हें धोखा दे रही हैं। पर तुम्हारी आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। कल तुमने उस बुर्खा पहने हुए औरत को देखा? वो औरत नहीं, आदमी है। जब भी कोई औरत इलाज कराने आती है तो तुम काउंटर पर उसका ब्लड सैंपल लेते हो, तभी वो दोनों औरतें आती हैं। वो दोनों आदमी पुरुष हैं। ज़रूर तुम्हारी बीवी कोई बड़ा खेल खेल रही है। प्रिया ने जो कुछ बताया वैसे ही मेरे मन में भी शक आया था। मैंने उससे कहा कि कल हम दोनों बुर्खा पहनकर क्लिनिक में जाएंगे। दूसरे दिन एक औरत बुर्खा पहने हुए आई। मैंने उसे ऊपर जाने के लिए कहा और उसके पति को नीचे ही बैठने के लिए कहा। उतने में मैंने प्रिया को फ़ोन कर बुला लिया और हम दोनों बुर्खा पहनकर ऊपर पहुंच गए। संगीता का क्लिनिक बहुत बड़ा और बहुत सुंदर था। इलाज के लिए आई हुई औरत शांत बैठी हुई थी। जब हम दोनों अंदर गए तो संगीता को लगा कि हम दोनों वही दोनों औरत हैं जो इलाज करने के लिए आई हैं। संगीता बोली, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गई। ये फाइल लो और इसका नाम लिखो। इसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और इसे बी पॉजिटिव वाला ही बच्चा दो। ये सुनकर हम दोनों ने अपने चेहरे पर से बुर्खा एक साथ हटाया। हमें देखकर संगीता थोड़ी दचक सी गई। मैंने कहा, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि आखिर तुम क्या और कैसा इलाज करती हो। तब संगीता कहती है, तुम तो बेरोजगार थे, गरीबी ने अपने कितने हाल किए थे। तभी मेरी एक सहेली ने मुझे ऐसी औरतों का इलाज करने के लिए कहा। मेरी सहेली एक एनजीओ चलाती थी जहां उन अनाथ बच्चों को संभाला जाता था जिन्हें उनके माँ बाप कूड़े के ढेर में फेंक के चले जाते थे, या फिर बिन ब्याही लड़कियां भी उसके एनजीओ में अपने बच्चे को दे जाया करती थी। वो उन बच्चों की देख रेख करती थी। उसी ने मुझे बताया कि अपने समाज में जब किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता तो या तो दूसरी शादी करने पर जोर दिया जाता है या फिर बच्चा गोद लेने पर। इस तरह कितने ही लोगों की गृहस्थी बर्बाद हो जाती है। मेरी सहेली ने उसके 2 नौकर दिए थे। जब कभी कोई औरत इलाज कराने आती, मैं उसे साफ बताती कि यहाँ कोई इलाज नहीं किया जाता।
मैं कोई इलाज नहीं करती, पर हाँ, तुम्हें बच्चा ज़रूर मिलेगा। मैं उस औरत का और उसके पति का ब्लड ग्रुप लेती और 9 महीने बाद उसी ब्लड ग्रुप का बच्चा उन्हें दे देती। मैं प्रिया का इलाज इसलिए नहीं कर रही थी कि कहीं उसको ये सब पता न चले। भाभी, अगर आपने मेरा इलाज किया होता तो आज मैं यहाँ न होती। खैर, अब मैं आपका इस काम में साथ दूंगी, क्योंकि ये काम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह से जो बच्चे अनाथ हैं उन्हें माँ बाप मिल जाते हैं, और जिन्हें बच्चा नहीं है उन माँ बाप की गोद भर जाती है। और इस तरह से कितनी ही स्त्रियों की गृहस्थी बर्बाद होने से बच जाती है। प्रिया और संगीता की आंखों में आंसू आ गए और मुझे मेरी पत्नी पर गर्व महसूस हो रहा था। साथियों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।